हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी और मैं लेकर आया हूँ नीट 2023 का बॉटनी के पेपर का सॉल्यूशन। बच्चों, नीट का एग्ज़ाम और जो पेपर आया है बहुत अच्छा पेपर है। बहुत सारे अच्छे और इजी क्वेश्चन भी हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से है। माइल्डली कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको एनसीईआरटी से बाहर लगे, बट 99.5% पेपर आप यूँ कहें तो पूरा का पूरा आपको बॉटनी के और जूलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं आपको एनसीईआरटी के अलग अलग पेजेस से मिल जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशन बताने के साथ एनसीईआरटी का रेफरेंस भी बताएं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से आया है, ताकि आप वहाँ पर भी उसको देख करके टैली कर सकते हैं। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई की है। जिनके थोड़े कंसेप्ट वीक हैं उनको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आए। तो चलिए बॉटनी के पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस, उनका आंसर, उनका जो एक्सप्लेनेशन है और एनसीईआरटी रेफरेंस। ओके यस बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से आप देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन ईयर। बच्चों ये आएगा यहाँ पर 1992 में हुआ था। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से सबसे लास्ट पेज पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन आपके सामने है। द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। प्लियोट्रोपी पर क्वेश्चन है, सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड। ऑप्शन देखिए, प्रेजेंस ऑफ टू अलील्स ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेट। दो अलील होना ये प्लियोट्रोपिज्म नहीं है, ये एक नॉर्मल फीचर है जो एक जीन के अक्सर दो अलील होते ही हैं। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग अ मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। यस, प्लियोट्रोपी की डेफिनेशन यही है, वन जीन रेगुलेट मेनी करेक्टर मीन्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। यही हमारा आंसर भी होना चाहिए। हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लें। मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल करेक्टर, मोर देन टू जीन एक करेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं मीन्स ये पॉलीजेनिक हुआ, इट इज नॉट प्लियोट्रोपिज्म। एंड प्रेजेंस ऑफ सेवरल अलील्स ऑफ ए सिंगल जीन कंट्रोलिंग ए सिंगल क्रॉसओवर, ये जो है ये एक्चुअल में मल्टीपल अलील की बात है। अगर हम प्लियोट्रोपी की बात करें, वन जीन रेगुलेट मेनी करेक्टर, आंसर इसका होगा सेकंड। और ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 85 पर मिलेगा, आप देख भी सकते हैं एज सच लाइन। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। इस फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ से। बच्चों इसमें दिया गया है, मूवमेंट एंड accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by। बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट अगर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब मूवमेंट कैसा होगा बच्चों, अपहिल मूवमेंट होगा। यानी मूवमेंट आपको बताना है, अगर ये मूवमेंट बच्चों लो टू हाई जाए, अगर मूवमेंट कैसा होगा, लो टू हाई मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस मूवमेंट में बच्चों आपको क्या कहना है, एक तो एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट भी बोलना है। यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ये अगर जहाँ भी ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो ये मूवमेंट, ये ट्रांसपोर्ट किस टाइप का होगा, क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा? नो, diffusion always occur from higher to lower concentration, which is called downhill movement, right? So this is wrong. Now the passive transport बच्चों बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है, ये diffusion है इसलिए नहीं होगा। Active transport will be right answer, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों आपको बताना है एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, एक्यूमुलेशन एंड आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ से पहचान सकते थे, और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो ये राइट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो रॉन्ग, करेक्ट। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। बच्चों यहाँ पेज नंबर 218 पे आप देखेंगे, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली आपको दिया होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने एटीपी कितने NADPH2 रिक्वायर्ड है।
पहली बात तो फोटोसिंथेसिस, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो एनर्जी के फॉर्म में एटीपी और रिडक्शन के लिए NADPH2 का यूज़ होता है। इससे आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर टोटल 18 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो करेक्ट आंसर ये होगा। इसके बाद आप देखिए 12 ATP 16 ATP तो वैसे ही रॉन्ग हो गया यहाँ पर। 18 ATP अगर हम लिख भी दें तो 16 यहाँ रॉन्ग है और यहाँ 12 ATP रॉन्ग है। इससे सारे ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग हो गए। आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ही RUBP है, RUBP एटमॉस्फेयर से CO2 को लेता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू PGA बनाता है और यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट बच्चों रिडक्शन प्रोसेस आती है, राइट। इस रिडक्शन प्रोसेस में आप अगर देखेंगे तो इस रिडक्शन प्रोसेस में टोटल 2 ATP एट अ टाइम, 2 ATP एंड 2 NADPH इसका यूज़ होगा, ठीक है। और ये बन जाएगा यहाँ पर PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बनता है जो कि आगे ग्लूकोज या सुक्रोज वगैरह का फॉर्मेशन कर देगा और फर्दर रीजनरेट होकर के, अगर हम लोग रीजनरेशन की बात करें बच्चों तो फर्दर रीजनरेट होकर के या रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, RUBP। अब इस जगह पे आप देखिएगा यहाँ पर एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है एट अ टाइम। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कितने ATP चाहिए तो देखिए 2 ATP ये और 1 ATP है, कितने हो गए 3 ATP और 6 टर्न साइकिल चलती है, देन 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना है बच्चों 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में सिंगल टर्न में 2 और 1 3 ATP की रिक्वायरमेंट है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इन 6 टर्न ऑफ दिस साइकिल। तो 6 3 से 18 ATP आ जाएगा और 2 NADPH एक बार में है, 6 टर्न में 12 NADPH, राइट। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे होगा फर्स्ट। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Basically, clearly पूछ रहा है कि किस स्टेज में meiosis की किस स्टेज के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो बेसिकली डिवाइड कर जाता है। सो फंडामेंटली मेटाफेज वो स्टेज है जिसके ऊपर इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। देन एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम फंडामेंटली स्प्लिट होते हैं। बट एनसीईआरटी में आप इसके लिए जो पेज रेफरेंस यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं 169। अगेन 169 बोल रहा हूं मैं पेज नंबर, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। एंड इसमें एनाफेज 1 जो है उसमें क्लियरली मेंशन है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। वहीं पे एनाफेज 2 के लिए क्लियरली मेंशन है दैट सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स जो है वो बेसिकली सेग्रीगेट होंगी, राइट। सो उस हिसाब से इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट दे रखा है मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज एंड मेटाफेज 1। एनाफेज दिया ही नहीं है 1, सो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। उस हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो जाता है। रेफरेंस आप पेज नंबर 169 ऑफ एनसीईआरटी ले सकते हैं एंड उस हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमल आंसर जो है मेरा हो जाएगा 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंडार्क एंड एक्सार्क कंडीशन आर ऑफन यूज्ड टू फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन प्लांट बॉडी। बच्चों यहाँ पर गड़बड़ जो है वो क्या है आपको दिख रही है, सेकेंडरी जाइलम गड़बड़ है। प्राइमरी जाइलम के लिए कंडीशंस एक्सप्लेन की जाती हैं, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सार्क कंडीशन आपको मिलती है रूट सिस्टम में और एंडार्क कंडीशन मिलती है आपको स्टेम के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। अब बात करें हम लोग, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, इसका उल्टा है, यानी कि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज ट्रू, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। और बच्चों ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 87 का। Next question 107. Frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time. ये बात आपको लिंकेज और मैपिंग के साथ हमेशा बताई जाती है कि क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज कि दो
जीन के बीच में कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन आया, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज सीधा सीधा जीन के बीच की डिस्टेंस का हमें आइडिया देता है। और सबसे पहले अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंड ने हमें ये चीज़ बताई थी कि अगर हमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन पता है तो हम जीन के बीच की डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसी से उन्होंने लिंकेज मैपिंग का भी कंसेप्ट दिया। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंड। स्टुअर्ट वेंड का ये पार्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 83 पर लिंकेज वाले पैराग्राफ में सबसे लास्ट में मिलेगा, आप वहां भी देख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट? आप लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 250 पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि जो डीप वाटर राइस प्लांट है वहाँ पे जब आप लोग देखेंगे बच्चों तो एथाइलिन के एप्लीकेशन से जो इंटरनोड है उसका इलोंगेट हो जाएगा। इसके अलावा लीफ का पिटियोल इलोंगेट हो जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एरियल पार्ट उस प्लांट का वाटर से दूर रहे। ठीक, तो डायरेक्ट आंसर आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ पे लिखना है बच्चों एथाइलिन। सो राइट आंसर इज एथाइलिन। स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल cells are put in a culture medium to form callus. This phenomena may be called as। बच्चों एक हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये पार्ट आपको मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी में 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 245। तो पेज नंबर 245 पे आपको मिल जाएगा बच्चों डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मेच्योर। अगर कोई भी प्लांट सेल या प्लांट पार्ट मेच्योर हो जाता है उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, उसमें पावर ऑफ डिवीजन स्टॉप हो जाता है। लेकिन कोई मेच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल या टिश्यू अगर किसी भी वजह से फिर से डिवीजन स्टार्ट करे तो उसको क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा टिश्यू जो कि डिफरेंशिएटेड था, मेच्योर था, उसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो चुका था, बट ड्यू टू एनी रीज़न उसे फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट करना पड़ा, फिर से उससे डिवीजन स्टार्ट करना पड़ा, तो वो क्या हो गया? डी डिफरेंशिएटेड। एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ से है। देखिए टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ मेसोफिल सेल क्या है बच्चों? एक मेच्योर सेल है, ठीक, जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, सॉरी उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंशिएट हो गई, यानी मेच्योर हो गई है। सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम, उसको कल्चर मीडियम में रखा गया है टू फॉर्म कैलस। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जो कि लीफ स्टेम रूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है केवल मास ऑफ सेल्स बना रही है। तो एक मेच्योर सेल फिर से डिवाइड होकर के वो कैलस का फॉर्मेशन कर रही है। इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? तो फिनोमेना जो प्रोसेस चल रहा है बच्चों वो डी डिफरेंशिएशन चलेगा। क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो सेल मेच्योर थी, टिश्यू कल्चर में आई तो वो डिवाइड होगी और डिवाइड होकर कैलस बनाएगी। तो अगर वो डिवाइड हो जा रही है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना रही है, मतलब डिवीजन चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएटेड टिश्यू यहाँ पर फिर से डिवीजन को स्टार्ट कर रहा है। इसे डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जो हैं क्या हो गए बच्चों? रॉन्ग, राइट। क्यों? क्योंकि मेच्योर टिश्यू डिवाइड हो रहा है, फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक आर सिक्वेंशियली। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो देखिए बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स जो है हैप्लॉइड हैं, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड हैं, तो आपका ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, यानी आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? इनकरेक्ट। अगला, सिनर्जिड्स जो है वो हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है, तो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे भी चेक करेंगे, सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स, अगेन फर्स्ट ऑप्शन जैसा ही है तो इसलिए गलत है। सिनर्जिड्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये अगेन आपकी एनसीईआरटी से है, पेज नंबर 27 क्लास 12th की एनसीईआरटी से। चलिए बच्चों बढ़ते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आपको बताना है विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन में जाइएगा, वहाँ आपको पेज नंबर 198 इसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वाटर स्प्लिटिंग के लिए, इसका मतलब अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है
और ये स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी स्प्लिटिंग है। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, यस, तो उस लाइट रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर की फोटोलाइसिस होती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, या इसको कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इस प्रोटीन, इस एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट होगा और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स और 2 नेजेंट ऑक्सीजन में बच्चों हाफ O2 कह देंगे, नेजेंट ऑक्सीजन यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों? यहाँ अगर हम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखें तो इस रिक्वायरमेंट में आपको पता होना चाहिए मैग्नीज, Mn2+ है मैग्नीज, और इसके अलावा क्लोराइड आयंस है, कभी कभी कैल्शियम का भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में जो कैटालाइटिक रोल शो करता है, यानी ये क्या है, ये एंजाइम एक्टिवेटर है और इसकी प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो करेक्ट आंसर अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, मैग्नीज, राइट। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो करेक्ट आंसर बच्चों डायरेक्ट लिखना था मैग्नीज। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, आपसे एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स पूछे हैं। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान एक्साइल प्रेजेंटेशन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 पर ही आपको दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की तो आपके पास आते हैं मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड लेमन, 4 एग्जांपल्स आपके पास है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके पास चाइना रोज बीन्स यानी फेबेसी फैमिली गलत है, टोमेटो, डायंथस एंड पी अगेन गलत है। इसके बाद चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन, चाइना रोज बच्चों मालवेसी फैमिली, पेटूनिया, सोलेनेसी फैमिली एंड लेमन। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मस्टर्ड, कुकुम्बर एंड प्रिमरोज गलत है। तो अगेन आपके पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक AR टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। अब आप लोगों को असर्शन रीजन आपको दिया हुआ है। पहला असर्शन है लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बच्चों ये करेक्ट है। रीजन आपको दिया हुआ है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर आपके पास AR की, तो यहां पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर आपको पहचानना है। हमने कहा कि लेट वुड जो है यहां पर इसके अंदर क्या होता है, जाइलम की एक्टिविटी कैम्बियम की एक्टिविटी कम होने की वजह से जो नए जाइलम एलिमेंट्स है उनका अमाउंट कम होता है और उनका ल्यूमेन जो होता है वो भी क्या होता है, नैरो होता है। इसी वजह से A और R दोनों करेक्ट है और ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बोथ A एंड R आर ट्रू बट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर हेल्प्स इन द हेस्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। बच्चों ये आप देखिएगा पेज नंबर 249 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको मिलेगा। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है कि अगर किस हार्मोन को स्प्रे किया जाए, which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period and that leads to the early seed production। बच्चों ये कॉनिफर्स पे है और कॉनिफर्स पे आप देखेंगे तो इसमें जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे होता है और वो क्या करता है, इसकी मेच्योरिटी पीरियड को फास्ट कर देता है और इस बहुत अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे लिखना था जिब्रेलिक एसिड, राइट आंसर। क्लियर है? तो जिब्रेलिक एसिड का डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1। Next question, question number 115. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. बायोटेक में जब हम DNA आइसोलेट करते हैं, सेल में से हमने सेल का ब्रेकडाउन करके DNA निकाला, अब प्रोटोप्लाज्म आया, अब उस प्रोटोप्लाज्म में से हम DNA आइसोलेट करते हैं और DNA प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि चिल्ड इथेनॉल किस चीज को प्रेसिपिटेट करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, DNA प्रेसिपिटेट होगा। पेज नंबर 201 पर आपको एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस भी मिल जाएगा, डायरेक्ट लाइन एज सच। आंसर 1 हो जाएगा।
बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अगेन एक एआर टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एआर टाइप क्वेश्चन में असर्शन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। बच्चों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि फर्स्ट स्टेज जो हैप्लॉइड होता है वो कौन सा होता है, प्रोटोनिमा, जो एक फिलामेंटस ग्रीन स्टेज है। अगला प्रोटोनिमा जो है वो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लाइफ साइकिल के अंदर आपको देखने को मिलता है स्पोरोफाइट विच इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और ये जो फुट, सीटा, कैप्सूल है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो कैप्सूल है स्पोर मदर सेल्स कंटेन करेगा और स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। तो ये आपके पास स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स डेवलप करेंगे किसको, गैमेटोफाइट को, जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेमा। अब देखिए यहां पर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और दोनों करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये आपकी 11th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 36 पर आपको गिवन है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दैट इज अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। सो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? अभी एक और ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है दैट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, सो यहां पर इंटर फेज के अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा इन S फेज, क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर। सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा इन S फेज। ओके, एंड एम फेज के अंदर बेसिकली कैरियोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगी। सो इसका मोस्ट ऑप्टिमल आंसर, अगेन यहाँ पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन है एंड डीएनए का भी रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए भी जो है वो डबल हो जाता है। 2C से 4C कंटेंट आपको इस स्टेज में देखने को मिलती है। सो उस हिसाब से अमंग द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, सो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे पेज नंबर 243 पर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी 12th में। एक आप वहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हो। उसमें आपको दिया गया है प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, राइट। इसमें आप देखिएगा प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में गिवन टाइम पीरियड में वहाँ प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जितना टोटल फूड बनाया, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, यानी वो प्लांट वहाँ जितने भी प्रेजेंट है, मान लीजिए लाइक अगर हम कहें किसी पर्टिकुलर एरिया में 100 प्लांट्स हैं, वो 100 प्लांट्स टोटल जितना फूड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से जितना फूड रेस्पिरेशन के थ्रू वो खुद यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। उसको अगर आपने इसमें से माइनस कर दिया तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, राइट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, उतनी एरिया में प्रेजेंट टोटल प्लांट जो अपने लिए फूड बनाने के बाद जो खुद यूज कर ले रहे हैं और उनके पास जो बचा हुआ फूड है, जो उनके पास स्टोर्ड फूड है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको बताना है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हियर आर रिप्रेजेंट। तो आर क्या करेगा बच्चों, ये रेस्पिरेटरी लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने खुद के लिए फूड यूज किया हुआ है ना। सो दिस सिंबल आर रिप्रेजेंट द रेस्पिरेटरी लॉस। सो योर राइट आंसर इज सेकंड। Next question 119. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of metal are used. Gene gun method, इसको बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड और टंगस्टन के लिए जाते हैं, उन पर डीएनए की कोटिंग करके और फिर तेजी से फेंका जाता है, सेल में वो डीएनए पहुंचा देते हैं। तो यहाँ कौन से मेटल के वो माइक्रो पार्टिकल हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन। हमारा आंसर होगा सेकंड। आपको एनसीईआरटी में ये रेफरेंस मिलेगा पेज नंबर 201 पर। सो क्वेश्चन 119 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। तो आपको पता है कि जब नेक्टर है इसका मतलब वो किसको अट्रैक्ट करने वाला है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने वाला है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
4th बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा आपके एनसीईआरटी में क्लास 12th में पेज नंबर 30 पर ये आपको गिवन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। फेबेसी फैमिली के बारे में आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो फेबेसी फैमिली के अंदर है स्पेसिफिकली और आपको कहां देखने को नहीं मिल रहा है, सोलिनेसी और लिलिएसी में, और वो पूछा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन्स। अब स्टेमन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें बच्चों तो फेबेसी फैमिली के अंदर आपको कंडीशन मिलती है डाइएडल्फस कंडीशन, यानी वहां पर आपको जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है 9 फ्यूज्ड प्लस 1। जो एक बंच है वो 9 का है जो फ्यूज्ड है और एक जो है वो फ्री है, अलग है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइएडल्फस कंडीशन। और डाइएडल्फस कंडीशन स्पेसिफिकली आपको कहां देखने को मिलती है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में पी, और ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, फेबेसी फैमिली का। तो फेबेसी फैमिली के अंदर डाइएडल्फस कंडीशन मिलेगी और साथ ही साथ कौन से एंथर्स मिलेंगे, डाइथिकस एंथर्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4th which is diadelphus and dithecus anthers। अगेन आपकी एनसीईआरटी में ये आपकी 11th क्लास में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 78 पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि कौन से टेरिडोफाइट्स जो हैं वो हेटेरोस्पोरस हैं। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी में अगेन आपको ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपके पहले ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, जहां आपको दो टाइप के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, पहला होगा माइक्रोस्पोर और दूसरा होगा मेगास्पोर। तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और ये वही टेरिडोफाइट्स है जिनके अंदर सीड हैबिट की डेवलपमेंट शुरू हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर अगेन आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास में आपको दिया हुआ है प्लांट किंगडम के अंदर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1st। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द एविल क्वार्टेट, याद आ गया होगा पेज नंबर 264 पे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एनसीईआरटी 12th। इसमें आप देखिएगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 रीजंस आर गिवन देयर, राइट। फर्स्ट रीजन है यहाँ पर, फर्स्ट रीजन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे दिया गया है। देन उसके बाद फॉरेन स्पीशीज इन्वेशन या एलियन स्पीशीज इन्वेशन दिया हुआ है, को एक्सटिंक्शन है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, राइट। अब इनमें से आपको बताना है, क्वेश्चन देखो क्या है, एविल क्वार्टेट मतलब 4 बुराइयां, ये वो 4 बुराइयां जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, राइट। तो आपको बताना है एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग फैक्टर जो है आपको बताना है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज के लिए क्या होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेजर है। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो मेजर दिया हुआ भी है, आपने पढ़ा भी है वहाँ पर कि जो वहाँ पर लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसमें आप देखिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे लाइक जंगलों को काट दिया गया था ताकि सोयाबीन का कल्टीवेशन कर सकें, बीफ कैटल को ग्रो करा सकें। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, बाद में वो सब मिल गए, पहले फ्रेगमेंटेड हो गए ना। तो जितने लॉन्ग टेरिटरी जिनको रिक्वायरमेंट थी, जैसे लायन टाइगर है, एटलीस्ट मिनिमम रेंज उनको 250 किलोमीटर 240 किलोमीटर्स की ज़रूरत है, तब वो दौड़ के शिकार करते हैं, फ्रेगमेंटेड हो गया पार्ट, है ना। यही सबसे बड़ा लॉस था हैबिटेट्स का। तो मेजर जो उसका रीज़न हुआ बच्चों क्या हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बाकी सब हैं लेकिन मेजर रीज़न कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड विल शो। जब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ाया जाता है, पेज नंबर 198 पर आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी मिलेगा, साफ लिखा हुआ है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कर लेते हैं उसके बाद अगर हमें जेल में डीएनए ऑब्जर्व करने हैं तो हमें स्टेन करना पड़ता है, और स्टेन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेरियम ब्रोमाइड। और जब जेल को हम इथेरियम ब्रोमाइड में रखते हैं तो उसमें डीएनए के बैंड्स अच्छे से नज़र आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से कलर के नज़र आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जाने कितनी बार हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर कलर कौन सा होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो आंसर हो जाएगा ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 3rd, ब्राइट ऑरेंज कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 125। क्वेश्चन नंबर 125 सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स EST। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाते समय आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी में 2 चीजें बताई जाती है, सीक्वेंस एनोटेशन एंड EST।
EST फुल नेम है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्चुअली ये वो DNA सेगमेंट है जो RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। ऑब्वियसली बात है जीन है, लेकिन जो RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं उनको EST कहते हैं। कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो RNA नहीं बनाते, उनको EST में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, जी नहीं। कुछ जीन ऐसे हैं जो RNA बना देते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते, कुछ RNA भी नहीं बनाते हैं। EST का मतलब है जो RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। ठीक है, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, जी नहीं, ये भी नहीं। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन, नो। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, यस। फोर्थ ऑप्शन, जो जीन RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होते हैं वो EST कहलाते हैं। आपको NCERT पेज नंबर 119 पर EST की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। बच्चों मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आप देखिएगा, ये आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस में पेज नंबर 211 पे। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, भाई देखो जितने भी पिगमेंट्स हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको क्या कहा गया, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया और इनको नाम दिया गया फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम्स, राइट। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई वी आर सेइंग दिस इज अ फोटो सिस्टम 1, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2। तो आपको बताना था यहाँ पर कि इसमें फोटो सिस्टम 2 इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेंज क्या है। जानते हो ये मैक्सिमम जो लाइट को, जिस लाइट की रेंज को या लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है वो 680 नैनोमीटर है, यानी रेड लाइट। तो 680 नैनोमीटर रेड लाइट को ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम फोटो सिस्टम 1 देते तो आपको बताना था P700, यानी आपको बताना है यहाँ पर जो रेडिएशन आ रही है वो 700 नैनोमीटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी। कब? जबकि फोटो सिस्टम 1 होता। लेकिन फोटो सिस्टम 2 के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर। बिल्कुल सिंपल बच्चों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जिसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए को वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर का करता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम। ओके बच्चों, इसको आप देखिएगा, ये स्टेटमेंट्स जो आपको दिए गए हैं पेज नंबर 188-89 पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 188 और 89 पे पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें देखिएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा डेटाबेस है तो हम मॉडरेट मान सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 1 है द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। भाई ट्रांसपिरेशन है, सीधी सी बात है, क्या करता है? पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लॉस एज अ वेपर। अगर प्लांट वाटर लॉस वेपर के फॉर्म में कर रहा है तो पुलिंग फोर्स भी तो जनरेट कर रहा है, यहाँ से पानी उड़ा दे रहा है तो पुलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है। अब पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाटर एब्जॉर्ब रूट कर रहा है वो सब ऊपर तक चढ़ जाएंगे। तो ये वाटर रेज कर सकता है अप टू 130 मीटर हाइट। ये सेम टू सेम डेटा बच्चों आपकी NCERT का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट 2, द ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज ऑल्सो बाय द एवापोरेटिव कूलिंग। ये भी करेक्ट है। आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लॉस एज वेपर, राइट। तो लीव से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो लीव की सरफेस भी तो कूल हो रही भाई। इतने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब ट्रांसपिरेशन होगा तो सरफेस को वो कूल करता है। और कूलिंग कितनी होती है बच्चों आप बता सकते हो? 10 to 15 डिग्रीज तक जो है टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है ये। तो ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट आपकी NCERT का है, करेक्ट है। अब इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलो देखते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट दिया है ना, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बच्चों दोनों ही हैं देखो, तो इनकरेक्ट तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दिस इज अ राइट आंसर। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है डायरेक्ट आपकी NCERT से बच्चों, अलॉन्ग विद डेटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स ऑफ कॉर्न कॉब?
अगेन आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर आपको पेज नंबर 29 पर ये दिया हुआ है कि ये जो कॉर्न कॉब होते हैं ये स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, और स्टिग्मा और स्टाइल का बच्चों काम क्या होता है, वो होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगेन आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा गया क्वेश्चन। तो बच्चों कोड F5 में क्वेश्चन नंबर 129 बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर अपन आयोडीन की बात करें तो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है, बट अगर हम बात करें ये सेलुलोज के साथ ब्लू कलर क्यों नहीं देता, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन इन इट्स मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। और बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, असर्शन क्या है, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों आप प्लांट इसमें फिजियोलॉजी में देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन चैप्टर का है ये, और वहाँ देखेंगे पेज नंबर 229। इस पेज नंबर पे जब आप देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली ग्लाइकोलाइसिस के बारे में दिया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोज मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ये ग्लूकोज का बच्चों क्या है, ब्रेकडाउन है। ठीक, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया है, एटीपी इज यूज एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल सही है। आप देखना चाहेंगे ग्लाइकोलाइसिस 2 स्टेप्स में कहाँ यूज कर रहा है। सबसे पहले बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज के एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एटीपी, और ये एटीपी यूज़ करके इसको एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। इस फॉस्फेट का यूज़ कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। राइट, एक स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप, नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर, और फ्रक्टोज क्या है बच्चों, कीटोज शुगर है। राइट, तो अब आप देखें ये सिंपल आइसोमराइज हो रहा है। इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आइसोमराइजेशन का है। थर्ड स्टेप देखिए तो फिर से बच्चों यहाँ पर एटीपी का यूज़ होगा, और इस एटीपी का फॉस्फेट यूज़ करके ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। राइट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक्टिवेशन हो गया। ये थर्ड स्टेप है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप पे एटीपी यूज़ हो रहा है, यही तो एटीपी इज यूज एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज करेक्ट। कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसने लिख दिया है, देखो। नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है रीजन। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप देख रहे हो, एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इस ऑप्शन से रिलेटेड बच्चों आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो अब आप देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द R is not the correct explanation of A, wrong, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है कि भाई हमें रीज़न किसका देना है, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप पे एटीपी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब रीज़न देख लीजिए, बिल्कुल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको बताना है एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई, फॉस्फेट किसने लिया, ग्लूकोज ने लिया, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट है, तो बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है असर्शन फॉल्स है, ये भी रॉन्ग है, रीजन फॉल्स है, ये भी रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन अपने पास बनता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों यहाँ थोड़ा सा डाउट हो सकता था आपको कि आप ये सोच सकते थे कि भाई ग्लूकोज है, उसमें अगर इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो 2 एटीपी लग रहे हैं, क्या हमें एक्टिवेशन का रीज़न देना है या वाकई में 2 एटीपी लग रहे हैं उसको डिफाइन करना है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें ना तो बच्चों करेक्ट आंसर ये भाई, यहाँ तो ये कहना है ना बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक्टिवेशन इनिशियली होता है और उसके एक्टिवेशन के लिए एटीपी चाहिए, 2 स्टेप पे है। करेक्ट, तो बच्चों थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन टफ साइड में जाता है कि भाई हम रीज़न क्या दें, है ना। तो ये करेक्ट आंसर बच्चों आप देखिएगा यहाँ पर आएगा 4th। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ।
बच्चों आप इसमें देखिएगा इकोलॉजी का चैप्टर है, इकोलॉजी के चैप्टर में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का ये क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ओजोन लेयर की थिकनेस को हम किस में मेजर करेंगे। वहाँ पेज नंबर 282 पर दिया हुआ है डॉप्सन यूनिट। अगर ये कह दें कि भाई ये ओजोन की थिकनेस को किस में मेजर कर रहा है तो आपको डॉप्सन यूनिट कहना है, डायरेक्ट आंसर है। आप देखिएगा कि ओजोन की थिकनेस इनिशियली कितनी थी, 300 डॉप्सन यूनिट थी बच्चों, तो डॉप्सन यूनिट में इसको मेजर किया गया है, डायरेक्ट आंसर है, तो आप लिखेंगे डॉप्सन यूनिट। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, करेक्ट को अंडरलाइन करिए। अब यहाँ पे देखना है बच्चों डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजिशन पार्ट से दिया हुआ है, ये रिलेटेड है उससे। तो आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ पे दिया हुआ है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम। वहाँ आप देखिएगा बच्चों पेज नंबर 275 एंड 76 पर ये गिवन है पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिएगा क्या एक्सप्लेनेशन है, आपको करेक्ट फाइंड करना है बच्चों। ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि उस समय इतनी टेंशन होती, करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट कब बन जाता है पता भी नहीं लगता। आपको फाइंड क्या करना है, करेक्ट। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेड करना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना, यूँ कह दो टुकड़े टुकड़े करना। ये काम किसका है, डेट्रीवोर्स का। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, अर्थवर्म होता है, कैरियन फ्लाइज होती हैं, बीटल होते हैं, टर्माइट्स होते हैं। आपको बच्चों वहाँ अर्थवर्म दिया हुआ है, राइट। तो अब वो डेट्रीवोर्स है, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज करेक्ट। The humus is further degraded by some microbes during mineralization। बच्चों ह्यूमस जो है वो फर्दर डिग्रेड हो रहा है बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। ठीक है कि ह्यूमस में डिग्रेडेशन रेट जो है स्लो हो जाता है क्योंकि नेचर क्या है, एसिडिक है। माइक्रोब्स के लिए इसके लिए थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, पर धीरे धीरे स्लो रेट से डिकम्पोजिशन होगा। पर ये तो तय है कि अगर भाई ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होगा तो वो मिनरल्स को रिलीज करेगा, एंड मिनरल फॉर्मेशन मिनरलाइजेशन है। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों करेक्ट है। The humus is further degraded by some microbes during mineralization। मिनरल में कन्वर्ट करते समय किससे डिग्रेड हो रहा है, माइक्रोब से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं वाटर soluble inorganic nutrient goes down into the soil and get precipitated by process called leaching। This is also correct। बच्चों जहाँ पर आपको बताना है डिकम्पोजिशन प्रोसेस दिया गया है, यानी फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम के लिए सेकंड जो है आपको डिकम्पोजिशन डिफाइन किया गया है। उस डिकम्पोजिशन में आप देखेंगे ये भी करेक्ट है। और जब यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है या यूँ कह दो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जो भी सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल हैं, धीरे धीरे वाटर के साथ पर्कुलेट है तो ये वो एकदम नीचे चले जाएंगे और अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे। ये फिनोमेना क्या है, लीचिंग। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं द डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज रॉन्ग। डिट्राइटस क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उससे स्टार्ट होता है ना भाई। डेट्राइटस से स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड चेन स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने इसको डेट्राइटस फूड चेन का। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। बच्चों कैटाबॉलिज्म जो है वो यहाँ पर डेट्राइटस के लिए नहीं होता। डेट्राइटस के लिए क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, और इसके लिए क्या होती है, कैटाबॉलिज्म। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालो भाई, ABC करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ABC ओनली करेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ करेक्ट फाइंड करना था। क्लियर है। चलिए तो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 4। Next question 133. What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में हम आरएनए पॉलीमरेज आपको बताते हैं 3 तरह के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए एमआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है, और इसके साथ साथ वो एसएनआरएनए और 5S आरआरएनए भी बनाता है। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 पर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 के फंक्शंस दे रखे हैं, और इसीलिए यहाँ जो आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड एसएनआरएनए पहला ही आंसर होगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए जी नहीं, वो जो एचएनआरएनए वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए ऐसा नहीं है, केवल एसएनआरएनए के लिए नहीं एंजाइम। एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए 28, 18S एंड 5.8 ये आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है।
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो काम है टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए बनाना। क्वेश्चन 133 का आंसर 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 इन मियोसिस। सो अगेन ये एनसीईआरटी से सीधा पूछ लिया गया, सीधा स्टेटमेंट है। सो फंडामेंटली इसके लिए जो आप रेफरेंस यूज करेंगे पेज नंबर 168 यूज कर लेंगे। सो पेज नंबर 168 पे ये लाइन मेंशन्ड है क्लियरली एनसीईआरटी के। अगेन सीधा सीधा एनसीईआरटी से पेपर मिल रहा है आपको, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपको 168 पे मिल जाएगा। सो बेसिकली ऑप्शंस दिए हुए चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज पेकाइटिन, सेकंड वन इज डिप्लोटिन, थर्ड वन इज डाइकाइनेसिस एंड फोर्थ वन इज जाइगोटिन। सो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है? सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें क्लियरली ये साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बनती है। जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम फैमिली है वो वहां पर सब पार्टिसिपेट करती हैं, कट लगाती है, क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म कराती है। सो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें पेकाइटिन में क्लियरली मेंशन हो जाती है। तो उस हिसाब से इसका मोस्ट ऑप्टिमल आंसर जो बैठ जाएगा दैट इज फर्स्ट पेकाइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसमें हमें 3 एक्सपेरिमेंट दिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट। लास्ट में 1952 में हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट जो हुआ 1952 हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट ने फाइनल एविडेंस दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज करी और इसीलिए एनसीईआरटी उन्हीं के एक्सपेरिमेंट में लिखती है दे प्रोवाइड अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी कि फाइनल प्रूफ। और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा हर्शे एंड मार्था चेज। पेज नंबर 101 पर आपको एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस भी मिलेगा। सो फाइनल प्रूफ हर्शे और चेज ने दिया। क्वेश्चन 135 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसको जो है सर्कल कर दीजिएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड में जाता है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ आपको हैंडल करना था। चलिए देखते हैं। एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। सरासर झूठ, एकदम रॉन्ग है। आप ये सोचिए बच्चों, कहीं एल्गल ब्लूम्स हो रहे हैं। एल्गल ब्लूम्स का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी भी वजह से न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है वाटर में, इसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। बच्चों उसमें आप देखिएगा यूट्रोफिकेशन है, और यूट्रोफिकेशन में जब आप देखोगे तो आप यहाँ देखोगे वाटर में न्यूट्रिएंट बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? जो एल्गी वगैरह इनकी ग्रोथ को सरफेस पे प्रमोट कर देगा। अब आप सोचिए एल्गल ग्रोथ हो गई है तो ये क्या करेगा? लाइट, सनलाइट को कट ऑफ कर देगा पानी में। अब जो भी वाटर सबमर्ज्ड प्लांट हैं जो लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के जिंदा थे, वो सब तो डेड हो जाएंगे ना। उन प्लांट को लाइट मिलेगी ही नहीं, लाइट नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे? प्लांट डेड हो जाएंगे। अब बच्चों जो वो प्लांट डेड हो गए तो एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना उन्होंने बंद किया, और न केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बंद किया बल्कि अब इन डेड प्लांट को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में है ना वो यूज हो जाएगा, और इसी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से फिर क्या हो जाएगा? फिश की डेथ हो जाएगी। और हम कह रहे हैं ये फिशरीज को प्रमोट कर रहा है, इससे रॉन्ग है। और आप सोचिए डिकम्पोजिशन उसमें चल भी रहा है, और क्योंकि न्यूट्रिएंट बढ़ रहे हैं, मान लीजिए सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, ये कर दिया, तो इनिशियली जब डिकम्पोजिशन होता है तो बच्चों जानते हो वाटर एकदम डर्टी हो जाता है। और हमने क्या लिखा है? इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी। ये भी रॉन्ग है, इससे स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाटर हाइसिंथ, जिसे हम क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, राइट? आइकॉर्निया। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर हाइसिंथ यानी आइकॉर्निया। तो वाटर हाइसिंथ ग्रोज अबंडेंटली यूट्रॉफिक वाटर, मतलब जहां न्यूट्रिएंट है वहां ज्यादा ग्रो करता है बॉडीज, एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। सेम टू सेम स्टेटमेंट जो है क्या है? एनसीईआरटी का है बच्चों। देखिए ये वाटर जो है यहाँ पर इकोसिस्टम डायनामिक्स को जो है इम्बैलेंस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सरफेस पे खूब सारे ग्रो कर गए तो इसने लाइट को कट ऑफ कर दिया, तो लाइट कट ऑफ होने पे फिर से वही बात होगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, जैसे अभी मैंने सीक्वेंस बताया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रेड सही है बिल्कुल।
नेक्स्ट आता हो द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर में रिलीज किए जा रहे हैं तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश, और सबसे जा करके जो हायर ट्रॉफिक लेवल उस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक्यूमुलेट क्यों होगा, क्योंकि ना तो उसका एक्सक्रीशन होता है ना ही वो मेटाबोलाइज होता है। तो बच्चों ना वो एक्सक्रीट हो रहा है ना वो मेटाबोलाइज हो रहा है, इसका मतलब एक एक्यूमुलेट ही तो होगा। एक एक मछली में जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट टॉक्सिक सब्सटेंस हैं और एक उससे बड़ी ऑर्गेनिज्म या उससे बड़ी फिश कितनी सारी फिश को खाएगी, तो उसकी बॉडी में तो इकट्ठा ही हो रहा है भाई। और फिश ईटिंग बर्ड में टॉप पे जा करके जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बॉड वैल्यू को बता रहा है कि भाई जो भी इसमें सब्सटेंस जितने ज़्यादा आ जाएंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यही तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो स्टेटमेंट सही है। हमें क्या निकालना था, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट अगर देखोगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर हम 1 मानेंगे, राइट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले लेंटिसल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि लेंटिसल्स जो होते हैं वो ओपनिंग्स होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनते हैं और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड द हार्ड बार्क। ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड इनकरेक्ट। इसके बाद बार्क इज टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम। बच्चों आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे, ये अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है बार्क रेफर्स टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बार्क जो है वो पेरिडर्म और जितना भी सेकेंडरी फ्लोएम है उसको कंबाइंडली बोला जाता है। इसके बाद फेलोजिन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। तो यहाँ पर आपके पास फेलोजिन होता है, ये जो होता है ये कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है थिकनेस में। ये स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका ये भी क्या है, गलत। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ए और डी स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर। आपको बताना है, अगेन एक AR बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट्स। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, एयर करंट से होता है। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहां पर होता है, साइफोनोगैमी आपको देखने को मिलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मैच द फॉलोइंग आ गया है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, बहुत ही केयर के साथ, बिकॉज इसमें मिस्टेक होने की चांसेस होती है क्योंकि ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। सो बेटर है कि आप उसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने बनाया होगा तो उसमें पहले ही आपने मैच कर लिया होगा। बेटर है कि यहाँ पर पीछे, इसके पीछे आप इसका सॉल्यूशन लिख दें। तो लिस्ट 1 में बेसिकली एम फेज, G2 क्विसेंट एंड G1 फेजेस दे रखी हैं और यहाँ पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। सो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है वो दे रखा है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सेकंड दे रखा है इनएक्टिव फेजेस, तीसरा दे रखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इट शुड बी माइटोसिस, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड चौथा जो दिया है डेट इज इक्वेशनल डिविजन। सो इसमें से हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको एम फेज देखना है। एम फेज को फंडामेंटली 2 फेजेस, अगर माइटोसिस की हो रही है तो हम उसको इक्वेशनल बोलेंगे, अगर मियोसिस हो रही है तो उसमें इक्वेशनल एंड रिडक्शनल दोनों डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शनल देखने को मिलेगी देन इक्वेशनल देखने को मिलेगी। सो मेरे हिसाब से ए का जो हो जाएगा वो बेसिकली 4th हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बेसिकली देखते हैं वो है G2 फेज। G2 फेज के केस में बेसिकली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, ये हो सकता है। इनएक्टिव फेज नहीं, ये नहीं होगा। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। सो इस केस में आप
सिंपल सा इस तरीके का एक छोटा सा पाई चार्ट बना लीजिए. दैट इज G1 फेस, दिस इज S फेस, दिस इज G2 एंड दिस इज M फेस. M फेस को ही हम फंडामेंटली डिविजिव फेस बोलते हैं. तो M फेस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की फेस तो G1 हो जाएगी. तो G2 तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए. सो उस हिसाब से G1 जो है वो फंडामेंटली इसका मोस्ट ऑप्टिमल आंसर हो सकता है. सो B जो है उसका आंसर हमारा चला जाएगा G2 का प्रोटीन्स. तीसरा दे रखा है क्विसेंट. क्विसेंट के केस में फंडामेंटली आप जानते हैं दैट इज G नोट फेस. ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं रहती है. इसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन सेल साइकिल के बाहर होती है. इसके एग्जांपल्स क्लियरली मेंशन है जिसमें आप हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली देखते हैं. सो क्विसेंट जो है वो बेसिकली इनएक्टिव फेज हो जाना चाहिए यहाँ पर, दैट इज C का 2. एंड द लास्ट वन इज G1 फेस. उस हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमल आंसर बिकॉज इंटरमीडिएट साफ साफ कह रहा है द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो इनिशिएशन या जो भी चीज होगी वो S फेज में होगी एंड यहाँ पर आपका माइटोसिस बेसिकली देखने को मिलेगा. इसके बीच का इंटरवल G1 कहलाएगा. सो उस हिसाब से हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. सो इसमें बहुत क्लियरली C का 2 यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्यूशन हमारा बन रहा है ना. C का 2 क्लियरली सॉल्यूशन बन रहा है. तो A का हमारा 4th हो गया एंड B का जो है बेसिकली 1 हो गया एंड C का 2 हो गया एंड D का 3 हो गया. बहुत इजी हो गया ये. सो आंसर अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड है. Next question, question number 140. Question number 140, which of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome disease के लिए क्या चीज सही है? Klinefelter, the disease was first described by Langdon Down. अब आप देखिए बात कर रहा है Klinefelter की. Langdon Down ने डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किया था, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है. Such an individual has an overall masculine development, however the feminine development is also expressed. जो Klinefelter syndrome में वो XXY कंडीशन होती है और उसके अंदर वो मेल होता है Y की वजह से, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फेमिनाइन करेक्टर भी होते हैं. वो गायनेकोमेस्टिया शो करता है. ठीक है, ये बिल्कुल सही है Klinefelter syndrome के अकॉर्डिंग. द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड. शॉर्ट स्ट्रेचर ये Klinefelter सिंड्रोम का सिम्टम नहीं है. शॉर्ट स्ट्रेचर आपको टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम में मिल जाएगा लेकिन Klinefelter में नहीं मिलता है. ठीक है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, Klinefelter का नहीं. ओके, एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. बिल्कुल XXY Klinefelter सिंड्रोम वाला इंडिविजुअल स्टेराइल होता है, ये स्टेटमेंट सही है. Klinefelter के लिए B और E ये दो स्टेटमेंट सही है. हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, B एंड E ओनली. ठीक है, आपको Klinefelter सिंड्रोम एनसीईआरटी में पेज नंबर 92 पर मिलेगा. एज सच सारी लाइंस आपको पेज नंबर 92 पर डाउन सिंड्रोम, Klinefelter सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो दिया है वहां भी मिल जाएगी. ओके, तो क्वेश्चन का आंसर सेकंड, B एंड E ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141. नाउ इस क्वेश्चन में देखिए क्या है. मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ rDNA आर गिवन बिलो. rDNA फॉर्मेशन की स्टेप्स गिवन है. ओके, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. rDNA को होस्ट सेल में इंसर्ट करना, ये वैसे सबसे लास्ट काम होता है. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. डीएनए को कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके हम डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पीसीआर से डीएनए एम्प्लीफाई करना. अगर हम इनको अरेंज करें तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम वैसे तो डीएनए आइसोलेशन होता है लेकिन हम सेल का सारा डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसमें से हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं. तो सबसे पहला काम हमें ये होना चाहिए कि हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हमें डिजायर्ड जीन मिलता है. तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ये यहाँ आना चाहिए. अब यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा. आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहली स्टेप लिखी, पेज नंबर ये मैंने लिख रखा 201, 2, 3. लेकिन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पूरा डीएनए आइसोलेट करना ये पहली स्टेप है. उसके बाद उसको कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और फिर उसके बाद हमें डिजायर्ड डीएनए मिलता है. अब क्योंकि यहाँ पर आपको डिजायर्ड वर्ड लिखा है तो डिजायर्ड डीएनए तो हमें कटिंग के बाद मिलेगा. पहले तो हमें पूरा डीएनए मिलता है, उसके बाद कटिंग के बाद डिजायर्ड डीएनए मिलेगा, इसलिए सेकेंड स्टेप आनी चाहिए.
उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, जो डिजायर्ड डीएनए मिला हम उसको एम्प्लीफाई करेंगे और लास्ट में फिर आर डीएनए को हम होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस बनती है बी सी डी और ए। तो बी सी डी ए यानी कि हमारा आंसर बनता है 4। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए नॉर्मली ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। एनसीईआरटी में जहाँ ट्रांसलेशन दे रखा है वहां पर आरआरएनए और प्रोटीन दोनों दिए हैं राइबोसोम में, और साफ लिखा है 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पेज नंबर 115 पर आपको ट्रांसलेशन में ये चीज मिलेगी, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि कितने प्रोटीन राइबोसोम में होंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी 80S राइबोसोम, और उसमें 80 डिफरेंट प्रोटीन। डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की, क्वेश्चन का 144 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में आप इकोलॉजी के देखेंगे तो पेज नंबर 234 पे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट 1, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। बिल्कुल सही है। आपको गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में गॉस ने ये बताया था, गॉस ही वॉज इकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया था कि अगर सेम हैबिटेट में सेम निके में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का मतलब होता है जिसकी रिसोर्सेज डिमांड सेम हो, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक साथ नहीं रह सकती, वन हैज़ टू एक्सक्लूड। और एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एबिंगडन टॉर्टोइस का है कि भाई गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टोइस मज़े से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, है ना। और अब आप देखिए इसमें जब इसमें गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो भाई साहब उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा खाना वो खाता था कि एबिंगडन टॉर्टोइस के लिए कम पड़ गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए बच्चों, राइट। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ये वाला। सेकेंड देखते हैं, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर्स, ये रॉन्ग है। जानते हैं यहाँ गड़बड़ क्या है? आपको लिखना था इन जनरल कार्निवोर्स नहीं, इन जनरल हर्बीवोर्स, इन जनरल प्रोड्यूसर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर। सोचो भाई, प्रोड्यूसर हैं, हर्बीवोर हैं, ये कंपटीशन में ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड क्यों होते हैं? आप सोचिए प्लांट है, इसको खाने वाला इसका प्रेडेटर, उससे प्लांट तो नहीं भाग सकता ना भाई, प्लांट तो कहीं चल ही नहीं सकता है, तो वो कंपटीशन में एडवर्सली अफेक्टेड होगा ही होगा, मूव कर नहीं सकता है। रही बात हर्बीवोर्स की, तो जितना फास्ट कार्निवोर्स मूव करते हैं उतना फास्ट हर्बीवोर मूव नहीं कर सकता, वो तो प्रोड्यूसर के सराउंडिंग में रहेंगे ही रहेंगे। इससे कार्निवोर्स के कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और उनके रिस्पेक्ट में हर्बीवोर जो है वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होता है, लेकिन इसने एडवर्सली अफेक्टेड कार्निवोर्स को दे दिया, इससे स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। अब आप देखिए, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, राइट। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट। यही हम लोगों ने कहा था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास मिल चुका है बच्चों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर शुड बी सेकेंड। चलिए बच्चों देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोऑस्मोसिस? बच्चों आप फिजियोलॉजी में जाइएगा, वहाँ रेस्पिरेशन चैप्टर मिलेगा। उस रेस्पिरेशन चैप्टर में पेज नंबर 233 एंड 34 पे आप देखेंगे तो आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा केमियोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ पीटर मिशेल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिफाइन करता है। क्लियर है? इसमें आपको बताना ये रिलेटेड, हम अगर रेस्पिरेशन से ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन, वैसे तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों में है, हम लोग यहाँ रेस्पिरेशन में ले रहे हैं। सोचिए केमियोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ पीटर मिशेल क्या डिफाइन करता है? हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ आपको मिलेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर की ओर इनफोल्ड होकर के बच्चों ये क्रिस्टली बनाता है ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ऐसे है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सभी बच्चे पहचानते हैं।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसमें आपको बच्चों बताना है, देखो इस तरीके से ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं ना, इस तरह से क्या होते हैं, सब जगह ऑक्सीजोम इस तरह से होते हैं, ऐसे। सबको याद आ रहा होगा? तो अब याद आ ही गया है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। होता क्या है बच्चों, जानते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब ये चलता है ना, तो उस समय आपको बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से क्या चलता है इसमें, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो ये बराबर क्या करता है, प्रोटॉन्स को यहाँ पर पंप करता रहता है, H+ यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, जबकि H+ क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कम हो चुके होते हैं, है ना। तो यहाँ आपको बताना है जो H+ है बच्चों ये कम हो जाता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो H+ क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, राइट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जब अंदर की ओर जाता है और ऐसे यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, ATP की सिंथेसिस, राइट। पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी बच्चों यही एक्सप्लेन करती है कि भाई बाहर प्रोटॉन ज़्यादा अंदर प्रोटॉन कम है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन। और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण ATP बनता है। पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, फिर जब प्रोटॉन अंदर मूव करेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, ब्रेक होगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, इनके थ्रू जब प्रोटॉन क्रॉस करता है तो यहाँ ATP सिंथेस एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, और उसके एक्टिवेशन से क्या होता है, ATP बनता है। क्या इस क्वेश्चन को हम सिंपल में रखेंगे? नो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आप देखिएगा क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। मेम्ब्रेन तो रिक्वायरमेंट सही है, प्रोटॉन पंप सही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी सही है, NADP सिंथेस, ATP बनानी है तो NADP सिंथेस का कोई लेना देना नहीं है। इससे ये जो है यहाँ पर क्या है, रॉन्ग। बच्चों फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट में बहुत थोड़ा सा मतलब डाउट आ सकता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम कहेंगे भाई NADP बन रहा है, लेकिन क्या जो केमियोस्मोटिक थ्योरी पीटर मिशेल की है वो NADP को बनाने का एक्सप्लेनेशन देती है? नो, वो ATP को बनाने का एक्सप्लेनेशन देगी, इससे बच्चों ये रॉन्ग है। अब आते हैं प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस। भाई प्रोटॉन पंप भी है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, यही रॉन्ग है। अब आ जाओ, प्रोटॉन पंप भी है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, अगेन रॉन्ग, क्योंकि ग्रेडियंट किसका क्रिएट होता है, प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बच्चों। फिर नेक्स्ट आ जाओ, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस करेक्ट है। ये जानते हो, ये वाला पार्ट, ये इसे कहते हैं F1, और यही क्या होता है, ATP सिंथेस एंजाइम है। ठीक है, ATP सिंथेस है, तो आपको बताना है ATP सिंथेस का एक्टिवेशन होता है, ये सब रिक्वायर्ड है। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, 4th। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगेन एक और असर्शन रीजन, बहुत सारे असर्शन रीजन आपके पेपर में आए हैं इस बार, और अगेन एक असर्शन रीजन आपके पास आता है, A flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। सही स्टेटमेंट है बच्चों की जो शूट मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स। तो आपको पता है कि जो इंटरनोड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वहां पर बनना शुरू हो जाते हैं नोड्स पर से लीव्स की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, और ये आपको दिया हुआ है NCERT में पेज नंबर 71 पर। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन जो आपकी NCERT से। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 आपको ये दी गई है, लिस्ट सेकंड ये दी गई है। आप देखिएगा बच्चों इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पेज नंबर 232, यहाँ पर देखिएगा, इस पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है यहाँ पर ये इंटरैक्शन कहलाता। जानते हो क्या नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म या हम ह्यूमन बींग्स अकेले रह सकते हैं? नेवर, कभी नहीं रह सकते। हमें डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज से इंटरेक्शन करना होता है। ठीक है भाई, हमें खाना भी खाना है, सब्जी भी खानी है, बर्गर भी खाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है, तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, राइट। अब ये इंटरेक्शन कैसा है, मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, हमें किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से फ़ायदा हो रहा है, तो हम कैसे इंटरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव। अगर हमें किसी की वजह से लॉस हो रहा है, हम किस इंटरेक्शन में रहेंगे, नेगेटिव। और अगर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है
तो हम किस इंटरेक्शन में होंगे? ज़ीरो। एग्जैक्टली यही इंटरेक्शन आपको यहाँ बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है ब्रह्मास्त्र में, राइट? तो यहाँ ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। चलो बच्चों, तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। एक दूसरे से बेनिफिटेड है। ऐसे फॉर एग्जांपल लाइकेन में एल्गी और फंगल का जो है कंपोनेंट है। फंगस कहता है तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए वर्क नहीं करेंगे तो एक भूखा मर जाएगा और एक प्यासा मर जाएगा, राइट? इसे म्यूचुअलिज्म है। अब दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, तो हम इंटरेक्शन क्या ले लेंगे बच्चों? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट में, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन इंटरैक्टिंग स्पीशीज इज हार्म्ड। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। जानते हो, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा ही होना है, जबकि दूसरा अनअफेक्टेड है। दूसरा अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? जैसे बर्नैकल ऑन द बैक ऑफ वेल। वेल के बैक पर बर्नैकल है, तो बर्नैकल को प्रोटेक्शन मिल रहा है और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके जैसे पता नहीं कितनी उसकी पीठ पे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसे ही बच्चों बहुत सारे कैटल, इग्रेटॉन कैटल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं। तो कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा और दूसरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, यानी ये जाएगा प्लस और जीरो इंटरैक्शन में, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आपको बताना है इसमें अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म बहुत गंदा रिलेशनशिप है। दो ऑर्गेनिज्म इस तरह से इंटरैक्शन कर रहे हैं कि एक को कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे को केवल नुकसान है। से फॉर एग्जांपल पार्थीनियम इतना गंदा है, जहां भी रहता है ट्रांसएनिमिक एसिड सिक्रीट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को डेड कर देता है। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर वो डेड कर देगा तो उसको तो नुकसान हुआ ना। इनको कोई फायदा हो रहा है, दूसरे को मारने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट है तो है इंटरेक्शन। इससे आपको कहना है जीरो और माइनस का है, या माइनस या जीरो कह सकते हैं। तो अमेंसलिज्म का क्या हो गया बच्चों? माइनस और जीरो, ठीक? और एक लास्ट इंटरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लास्ट इंटरेक्शन में बच्चों आपको यहाँ मिलेगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट और उससे फूड ले रहा है, ठीक है? तो पैरासिटिज्म में क्या है? एक को नुकसान है और एक बेनिफिटेड है, ठीक? तो आप देखिए एक ही अपने पास बच रहा है, कौन सा? एक को फायदा और एक को नुकसान है। आपने यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक? करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। कैसे करना होता है आप इसको देखिए। पहले आपको लिखना है बच्चों 4, देन 1, फिर सेकंड, 4 1 सेकंड 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 1 सेकंड 3 ये है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? ये डायरेक्ट बच्चों इंटरेक्शन से था। चलिए बच्चों इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैचअप्स का है। आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फिजियोलॉजी से है। और यहाँ पे बच्चों आपको बताना, अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन देखोगे ना तो पेज नंबर 188 पे आपको इस तरह से मिल जाएगा। इस पेज नंबर पे आप देखेंगे तो मैचअप्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हो सकता है? देखो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल है, तो वाटर मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे कोहेजन कहना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में जब आप देखोगे, चलिए एडेशन। एडेशन क्या होता है? एडेसिव सुना है ना? गोंद किसी चीज़ को पेस्ट करता है। गम डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जिसको पेस्ट करा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं एडेशन। किस में है? आप देखिए वाटर लॉस नहीं, अटैच, ये देखिए अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। वाटर का अट्रैक्शन है पोलर सरफेस की तरफ। एग्जैक्टली बच्चों एनसीईआरटी से है, तो इसको आप अटैच कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें, चलिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? एक छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को रिटेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अमाउंट को रिटेन करना, ठीक? इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। चलो देखो भाई, सरफेस टेंशन कहाँ है? मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में बच्चों अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर जो है वहाँ पर कलेक्ट रहेगा, ठीक? तो यहाँ से इसको दे दीजिए, ये हो गया। और अब आता है हमारे पास बच्चों गटेशन। गटेशन क्या होता है? आपको पता है लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड गटेशन। अब गटेशन को देखेंगे किससे मैच करेंगे?
तो गटेशन को बच्चों आप मैच करेंगे यहाँ, क्या बचा है इसमें, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ये हो गया, लिक्विड फेज में वाटर का लॉस हो रहा है। अब जल्दी से चेक कर लो क्या आना चाहिए भाई, पहले का क्या है, सेकंड है, देन 4 हो गया, सेकंड है, 4 है, 1 एंड 3। चलो देख लो भाई, सेकंड 1 4 एंड 3, एक बार फिर से चेक करते हैं, सेकंड है 4, सेकंड 4 1 3, चलो भाई देख लो, सेकंड है, 4 है, 1 है, 3 है, यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 148 कोड F5 अगेन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। बच्चों ये यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इनहिबिशन के बारे में कि मेलोनेट जो होता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, लाइक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है इसके लिए इनहिबिटर का काम करता है मेलोनेट, और ये कंपटीशन किससे करता है, सक्सिनेट से, सक्सिनिक एसिड से। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 158 से लिया गया है। चलिए बच्चों देखते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपके मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा टफ साइड मानेंगे क्योंकि ये डेटा याद नहीं रहते हैं, ठीक है। इस डेटा की मैचिंग देखोगे तो आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पेज नंबर 197 और 98 पे मिल जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है बच्चों, मिनरल न्यूट्रिशन से डायरेक्ट है। चलिए इसको भी देखते हैं। आयरन की मैचिंग किससे करोगे, कहाँ ज़रूरी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ये है आयरन, आयरन को आप मैच करेंगे एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज, एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको बताना है जिंक को किससे मैच करोगे, ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए बच्चों जिंक रिक्वायर्ड है ना, तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, इसको यहाँ मैच कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा, बोरॉन। बोरॉन को थोड़ा मैच करने में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर आपने बाकी चीज़ें कर ली होंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। बच्चों बोरॉन के लिए डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, और पॉलन है, सीड पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है, आप सोचिए तो जर्मिनेशन में होता क्या है, ऑब्वियसली सेल डिवीजन होगा। तो आपको बताना है ये सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेटोरी, तो सेल इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास बच्चों लास्ट इसमें बचता है, और इसमें देखिएगा लास्ट में मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम का कॉम्बिनेशन क्या है आपको पता है बच्चों, यहाँ पर जो भी एंजाइम होता है, जैसे ये कंपोनेंट किसका है, नाइट्रेट रिडक्टेज का है। ये आयरन मॉलिबेडनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आयरन मॉलिबेडनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आयरन मॉलिबेडनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है ये एंजाइम। तो आप डायरेक्ट मैच करके देखिए। अब देखिए कैसे मैच हो रहा है, यहाँ पे 3 है, देन 1 है, 4 है और 2 होगा, 3 1 4 एंड 2, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट का 3 है, देन 1 है, 3 1 4 एंड 2, 3 1 4 एंड 2। तो बच्चों ये मिनरल न्यूट्रिशन से थोड़ा टफ साइड इस क्वेश्चन को हम मानते हैं, और करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा सेकंड। चलिए बच्चों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको देखना है, और यहाँ बताना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बच्चों ये आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन चैप्टर से है, और इसमें आपको चैप्टर में पेज नंबर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 231 है, 232 है, 233 है, अलग अलग मिलेगा। और इसमें मैचअप्स देखने हैं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीडेशन और CO2 के निकलने से डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपको याद होगा बच्चों, ये कहाँ पर होता है। पहला वाला अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बताना है जहाँ पर पायरुविक एसिड, जहाँ पर बच्चों पायरुविक एसिड है, और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रही है किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए में, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। कैसे पता चला ऑक्सीडाइज हो रही है, आपको बताना है बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन निकली ये, और इसी हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ पर NAD+ को एंजाइम है जो कि NADH में रिड्यूस हो जा रहा है, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है।
इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये हाइड्रोजन का यूज़ हो गया ऑक्सीडेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, क्योंकि बच्चों यहाँ से CO2 निकलती है। अब आप देखो CO2 का लॉस होना क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसका मतलब पायरुविक एसिड अगर 3 कार्बन था तो एक कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस होने से ये क्या बना, 2 कार्बन बन गया। इसका मतलब एंजाइम कौन सा है ये भी ध्यान रखना है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहीं से बताना था ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, और ये आएगा बच्चों यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, इसको मैच करना है। दूसरा आते हैं, दूसरा देखो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। यहाँ पर EMP पाथवे कहलाता है। EMP पाथवे क्यों कहते हैं, एमडन E से बना, M से मेयरहॉफ बना, P से पार्नास बना, ठीक है। तो एमडन मेयरहॉफ पार्नास ने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड EMP पाथवे। क्लियर है, तो ये इससे मैच कर दो। नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही हुआ ना। इसको किससे मैच करोगे, आपको बताना है बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड है। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोटॉन ग्रेडियंट करता है और इसी से ATP बनता है, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दोनों टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हैं, तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पे बताना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में ये साइकिल चल रही है, जानते हो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा क्यों जाता है, इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि जो यहाँ पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, भाई सीधी सी बात है, एसिटाइल को एंजाइम में बन गया। अब ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम कौन सा होगा बच्चों, सिट्रेट सिंथेज होगा, ठीक। तो आपको बताना है, इससे ये मैच कर जाएगा। अब जल्दी से चेक कर लो, मैचअप्स मिल ही चुके हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 2 आ गया, 4 आ गया, 2 4 3 1। जल्दी से चेक कर लो कहाँ है भाई, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यस ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब आपको बच्चों बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था जो मैचअप्स में था, और ये टफ साइड पे क्वेश्चन जाएगा क्योंकि अगर आपको याद नहीं है कि सिट्रिक एसिड बनाने वाला एंजाइम कौन सा है तो आप इसको मैच नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता है कि लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन को कौन यहाँ पर जो है कैटालाइज कर रहा है तो आप इसको नहीं लिख सकते थे, करेक्ट। तो बच्चों थोड़ा सा टफ साइड ये क्वेश्चन है।